Hello everyone, myself Gargi Shukla, Assistant Professor Computer Science from Government Nagarjuna Postgraduate College of Science, Raipur, Chhattisgarh. This lecture is prepared for BSc Second Year Computer Science students for Unit 2 of Paper 2nd Computer Software. The topic we will be dealing here is Images and Frames in HTML. आपने कई वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन को ईजियर वे में दिखाने के लिए, वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स में प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए और सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स में मार्केटिंग के लिए इमेजेस को यूज़ होते हुए देखा ही होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि HTML के डॉक्यूमेंट में इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है। HTML के डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। IMG एलिमेंट के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है SRC एट्रीब्यूट। ये इमेज के सोर्स को बताता है। SRC एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में हमें इमेज का URL देना होता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है alt एट्रीब्यूट। alt एट्रीब्यूट इमेज को अल्टरनेट टेक्स्ट देने के लिए यूज होता है। हो सकता है किसी कारणवश इमेज वेब पेज पे लोड होती हुई दिखाई ना दे। ऐसी कंडीशन में अल्टरनेट टेक्स्ट इमेज की जगह अपीयर होता है। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट इमेज को साइज देने के काम में आते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट इमेज को बाकी एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में अलाइन करने के लिए यूज होता है। यहां हम इमेज एलिमेंट के यूज का पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं IMG टैग के साथ पहला एट्रीब्यूट SRC यूज हुआ है, जिसमें हमने एक एड्रेस दिया हुआ है एक इमेज फाइल का। इसके बाद alt एट्रीब्यूट यूज हुआ है जिसमें हमने अल्टरनेट टेक्स्ट दिया है और साइज को स्पेसिफाई करने के लिए हमने विड्थ को 100 पिक्सेल्स और हाइट को 100 पिक्सेल्स स्पेसिफाई किया है। चलिए अब हम कुछ डिटेल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल में इमेज और वेब पेज दोनों के दोनों एक ही फोल्डर पर हैं। ये C ड्राइव के अंदर एक HD फोल्डर है जिसके अंदर इमेज जिसका नाम है welcome.jpg और HTML डॉक्यूमेंट जिसका नाम है img.html दोनों के दोनों मौजूद हैं। अब हम स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं। img.html के अंदर हमने इस तरह से स्क्रिप्ट लिखी हुई है। सबसे पहले हमारा HTML का टैग है, फिर बॉडी का टैग है, फिर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको हमने H1 टैग में एनक्लोज किया है क्योंकि हमें साइज ज़्यादा चाहिए थी, और इसके बाद हमने यूज़ किया हुआ है IMG टैग। अगर आप ध्यान दें तो IMG टैग के SRC एट्रीब्यूट की वैल्यू में हमने इमेज का नाम डायरेक्टली लिख दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इमेज और वेब डॉक्यूमेंट दोनों के दोनों एक ही फोल्डर में मौजूद है। तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं किस तरह से आया है। ये हमारी इमेज है और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब एक सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में इमेज की लोकेशन और HTML डॉक्यूमेंट की लोकेशन जिसमें हम इमेज का टैग यूज करने वाले हैं अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग फोल्डर्स पे हैं। इस कंडीशन में हमें IMG के SRC एट्रीब्यूट में इमेज का पाथ देना पड़ता है, स्टार्टिंग विद अ बैकस्लैश। एक बैकस्लैश के साथ स्टार्ट होता हुआ इमेज का पाथ यहाँ हमने स्पेसिफाई किया है और इससे हमारी इमेज यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट के तौर पे प्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं alt का यूज।
अब इस एग्जाम्पल में एल्ट के यूज को समझने के लिए मैंने इमेज की स्पेलिंग में जानबूझकर एक छोटी सी गलती कर दी है। अगर मैं एसआरसी में इस तरह से कोई वैल्यू देती हूँ और अगर साथ ही साथ यहाँ पर एल्ट स्पेसिफाई किया हुआ है, यानी अल्टरनेट टेक्स्ट स्पेसिफाई किया हुआ है, एल्ट को हमने यहाँ वेलकम वैल्यू दी है, तो आप देख सकते हैं इमेज के मौजूद ना होने की स्थिति में, लोड ना हो पाने की स्थिति में अल्टरनेट टेक्स्ट हमको यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखते हैं अलाइन एट्रीब्यूट, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अलाइन विद टॉप का एग्जाम्पल। तो यहाँ कोड देखने से पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी जो इमेज है अगर इनलाइन यूज हो रही है टेक्स्ट के साथ, मतलब विद इन अ पैराग्राफ यूज हो रही है, पैराग्राफ के रेस्पेक्ट में अरेंज हो रही है, तब इमेज का टॉप मोस्ट पोर्शन आपको टेक्स्ट के एलिमेंट्स के साथ, टेक्स्ट के टॉप के साथ अलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो कोडिंग लिखी है, हमने जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें हमने अलाइन का वैल्यू यहाँ पर टॉप दिया हुआ है। और इसी तरह से हम अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर बॉटम दे देते हैं तो इमेज का बॉटम हमको टेक्स्ट की बेस लाइन के साथ अलाइन होकर के दिखाई देता है। इसी तरह से अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में भी किया जा सकता है। अगर आप अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं लेफ्ट, तो इमेज आपको अपीयर होती है लेफ्ट साइड में और आपका टेक्स्ट अपीयर होता है राइट साइड में। इसी तरह से अगर आप अलाइन की वैल्यू दे देते हैं राइट, तो आपका टेक्स्ट अपीयर होता है लेफ्ट पे और आपकी इमेज अपीयर होती है राइट पे। आपके लिए मिडिल अलाइनमेंट होमवर्क है। आप अलाइन में मिडिल वैल्यू रख के चेक करेंगे कि टेक्स्ट और इमेज की रिलेटिव पोजीशन में क्या अंतर आता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो फ्रेम्स हैं। फ्रेम्स वेब ब्राउज़र विंडो के वो पोर्शंस होते हैं जिन्हें फ्रेम और फ्रेम सेट टैग के द्वारा बनाया जाता है और उनमें वेब पेजेस लोड किए जा सकते हैं। जब कभी हमको एक ही ब्राउज़र विंडो में एट अ टाइम, एक ही समय पर अलग अलग वेब पेजेस को साइमल्टेनियसली देखना होता है, एक साथ देखना होता है, तब हम फ्रेम्स का उपयोग HTML में करते हैं। HTML में फ्रेम्स को बनाने के लिए दो तरह के टैग्स यूज होते हैं, एक फ्रेम सेट और फ्रेम टैग। इन दोनों टैग्स को हमें एक साथ यूज करना है। फ्रेम सेट टैग जो कि एक सेट ऑफ फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले लिखा जाएगा और इसके अंदर हम फ्रेम टैग को लिखेंगे। फ्रेम सेट टैग के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं, कॉल्स और रोज। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेब ब्राउज़र की जो विंडो है उसमें जो फ्रेम्स हैं वो वर्टिकली अलाइंड आपको दिखाई दे, या वेब ब्राउज़र की विंडो को फ्रेम्स बनाने के लिए वर्टिकली डिवाइड किया जाए, तब आप कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेब ब्राउज़र की विंडो को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जाए, तब आप रोज एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट में वैल्यू के तौर पर परसेंटेज में या पिक्सल में फ्रेम के साइज की वैल्यू दी जाती है। ये हम आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे। आप कॉल्स और रोज एट्रीब्यूट को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ फ्रेम्स को वर्टिकल दिखाएं और कुछ फ्रेम्स को रोज में दिखाएं। अब आ जाते हैं फ्रेम टैग में। फ्रेम टैग फ्रेम सेट टैग के इंटरनल में डिफाइन किया जाएगा और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट में आप फ्रेम के वेब एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं। जिस भी पेज को आप उस फ्रेम में लोड करना चाहते हैं,
वो एड्रेस आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ इजी एग्जाम्पल्स से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेम्स के एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 3 HTML डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। पहला HTML डॉक्यूमेंट है green.html, दूसरा red.html और तीसरा orange.html। तीनों के कोडिंग लगभग सिमिलर है, मैंने बस बैकग्राउंड कलर्स चेंज किए हैं फाइल के नेम्स के अकॉर्डिंगली। जैसे green.html में मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखा है, रेड में रेड कलर रखा है और ऑरेंज में मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर प्रोवाइड किया है। अब इन सबको मैंने एक फाइल फोल्डर लोकेशन के अंदर रखा हुआ है। और अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं इनके कंटेंट्स को हम देखें, तो हम इनके आइकन्स पर डबल क्लिक करेंगे। अगर हम वन बाय वन इन पर डबल क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग विंडोज़ में या अलग अलग टैब्स में इस तरह से अपीयर होंगी। एक साथ इन्हें देख पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि या तो ये अलग अलग टैब्स में अपीयर होंगी या फिर ये अलग अलग विंडोज़ में अपीयर होंगी। अगर हमें इन्हें एक साथ एक ही वेब ब्राउज़र विंडो पे देखना है तो इसके लिए हमें फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह फ्रेम्स बना सकते हैं। यहाँ मैंने frames.html नाम की एक फाइल बनाई है, जिसके अंदर हम सारी की सारी HTML फाइल्स जो हमने अभी क्रिएट की, red.html, orange.html और green.html, इन सबको एक साथ देख सकेंगे। इसके लिए frames.html की स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने HTML का टैग लिखा है, फिर हेड टैग लिखा है जिसके अंदर हमने टाइटल दिया है फ्रेम्स, और इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले फ्रेम्स बनाने के लिए हमने फ्रेम सेट टैग का उपयोग किया है, क्योंकि हमें स्क्रीन में ब्राउज़र की विंडो पर वर्टिकली अलाइंड फ्रेम्स बनाने थे, या ब्राउज़र की विंडो को हम वर्टिकली डिवाइड करना चाहते थे। इसलिए यहाँ हमने कॉल्स का उपयोग किया है। कॉल्स का उपयोग किस तरह किया जाता है आप ध्यान दीजिएगा। इसमें वैल्यू के लिए सबसे पहले हमने लिखा हुआ है 33%। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट फ्रेम लोड होगा उसको स्क्रीन का, ब्राउज़र की विंडो का 33% एरिया मिलेगा। इसके बाद थर्ड फ्रेम के लिए भी इसी तरह से हमने 33% का एरिया दिया है, और रिमेनिंग पोर्शन के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक्स साइन। तो रिमेनिंग पोर्शन मिलेगा हमारे सेकेंड फ्रेम को। फ्रेम सेट टैग लिखने के बाद हम इसके अंदर लिखते हैं फ्रेम टैग। फ्रेम टैग में एक एट्रीब्यूट होता है नेम एट्रीब्यूट और दूसरा एट्रीब्यूट होता है SRC एट्रीब्यूट। तो SRC यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर हम, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम में हम अपने रेड बैकग्राउंड वाली वेब पेज को लोड करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है red.html। सेकेंड फ्रेम में हमने SRC दिया हुआ है orange.html का, और थर्ड फ्रेम में हमने SRC दिया हुआ है green.html का। तो इस तरह से हम ये 3 फ्रेम्स बनाएंगे फ्रेम टैग का यूज़ करते हुए, और तीनों फ्रेम्स को बनाने के बाद फ्रेम सेट टैग को क्लोज करेंगे। आउटपुट हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सारे के सारे फ्रेम्स एक ही ब्राउज़र विंडो पर अपीयर हो रहे हैं। अगर हम ब्राउज़र की स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करके सारे फ्रेम्स को दिखाना चाहते हैं, तो बस एक चेंज हमें यहाँ करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर कॉल्स की जगह रोज लिखना पड़ेगा। और इसी तरह से हम इसको परसेंटेज में एरिया देख सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमने कॉल्स के एग्जाम्पल में किया था, और सारे के सारे फ्रेम्स को सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद। कुछ रेफरेंसेस जिसकी इन लेक्चर में हेल्प ली गई।